तो दोस्तों उम्मीद है कि ये नगमा आपको पसंद आया होगा, अच्छा गाया है इन्होंने। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा, और बाकी बातें तो आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। लेकिन फिलहाल तो आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता आ रहा है। जी तो नहीं चाहता कि आपसे रुखसत ली जाए, आपको अलविदा कहा जाए, लेकिन वक्त है कि कह रहा है कि चलिए सामान बांधिए, रखते सफर तैयार कीजिए, क्योंकि वक्त हो गया है रुखसत होने का। तो मुझे यानी शमीम उस्मानी को मेरे साथी सबिया फजल के साथ दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखुलूस आदाब, नमस्कार। इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में आप सभी का। उम्मीद करती हूँ मिजाज गरामी बखैर होंगे। हम लोग भी आप सबकी दुआएं हैं, ठीक ठाक हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा एहतियात ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि सांस सांस पर बते हैं, बात बात दूरियाँ, तेरे मेरे दरमियाँ ये राबते अजीब हैं। राबते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, बातचीत है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी हालात कुछ ऐसे हैं कि एहतियात का दामन थामे रखना है। और चलिए अब नज़र डालते हैं सचमुच हालात कैसे हैं, यानी अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म ने डेयरी के शोबे के फ़रोग़ के लिए 3 नए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से फ़ोन पर की बात। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 से पैदा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। राफेल लड़ाकू तैयारों को बाज़ाब्ता तौर पर फ़ज़ाइया में किया गया शामिल। फ़ज़ाइया में शामिल करने की तकरीब में फ्रांस के वज़ीर दिफ़ा फ्लोरेंस पार्ली और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह थे मेहमान खुसूसी। हिंद बहरुल काहिल पर पहली हिंद ऑस्ट्रेलिया फ्रांस सैरुखी मीटिंग में खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने की भारत की नुमाइंदगी। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा की मीटिंग मॉस्को में वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने रूस के वज़ीर खारजा सर्जी लॉरोव से की मीटिंग से हटकर मुलाकात। कोविड-19 के बढ़ते मामलात के बाद बरतानिया ने सख्त पाबंदियां दोबारा आयद की और मुल्क में कोविड-19 से अब तक 34,71,783 लोग हो चुके हैं शफायाब। शफायाबी की शरह 77.74%। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। और जैसा आपने कहा कि अभी भी थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब कहते हैं कि अजीब खौफ का पहरा लगा है बस्ती पर, हर एक वजूद पे छाई हुई है तन्हाई। बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तन्हाई में रहिए, अकेले में रहिए, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और वो लोग अलबत्ता हर वक्त हमा वक्त जो लोग ड्यूटी पर हैं, उनका हौसला और उनकी बुलंद हिम्मती को सलाम है। ख़ास तौर पर जो हमारा जो मेडिकल स्टाफ है कि कितनी देर तक काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह की शिफ्ट हैं, और इतने जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ऐसे माहौल में उनके क्या रूटीन्स हैं, किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसी ज़िम्न में चलिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा। वो कुछ मज़ीद तफसीलात बताएंगी। निम्मी रस्तोगी साहिबा, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, आइए सुने। गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ और दिल्ली सरकार के साथ कोरोना के रोकथाम में सहायक हूँ। आज मुझे आपसे ये बात करनी है कि कोरोना के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं जिसकी वजह से लोग डॉक्टरों की अगेंस्ट हो रहे हैं। देखिए, एज अ डॉक्टर जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग एक्सपोज होते हैं। हम लोग भी आम इंसानों की तरह हैं। जब हम मरीजों के संपर्क में आते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि वो जर्म्स या वो कीटाणु हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये कहना कि डॉक्टरों की वजह से ये बीमारी आगे फैलेगी, ये गलत होगा, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। और अगर कहीं हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम इतने जिम्मेदार होते हैं कि आगे इसको अपने जरिए औरों से फैलने से बचाया जा सके। चलिए मैं आपको एक आम डॉक्टर की दिनचर्या बताती हूँ, जो कि कोरोना वॉरियर है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है। उसके लिए इस कदर मुश्किलात है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर मुझे सुबह 8 बजे ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है तो मुझे 5, साढ़े 5, 6 बजे उठकर अपनी तैयारी करनी होगी। और हमारी जो प्रोटोकॉल है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप जब अस्पताल जा रही हैं तो आपके पास ना कोई घड़ी, ना चेन, ना बेल्ट, ना किसी तरह के एक्सपेंसिव शूज़ या फिर किसी तरह का पर्स, कोई चाबी,
कुछ नहीं होना चाहिए। आपका फोन भी एक पॉली बैग में या एक जिपलॉक बैग में होना चाहिए, क्योंकि फोन में कीटाणु हो सकते हैं। जब आप वहां जाते हैं और अपना वो पर्सनल प्रोटेक्शन गियर पहनते हैं, उसका भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उसको पहनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपको 2-3 सहायकों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं, पेशेंट के संपर्क में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब पेशेंट के कीटाणु आपके अंदर आ सकते हैं, तो हमेशा एक खतरा बना रहता है। उसका भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उसको पहनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपको 2-3 सहायकों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं, पेशेंट के संपर्क में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब पेशेंट के कीटाणु आपके अंदर आ सकते हैं, तो हमेशा एक खतरा बना रहता है। हालांकि अगर पीपीई अच्छी तरह से यूज़ किया जाए तो वो खतरा कम होता है, लेकिन बीच बीच में आप जैसे समझिए 8 घंटे तक कुछ खा नहीं सकते, बिकॉज अगर पीपीई उतारेंगे तो ही खा सकते हैं, उसके साथ तो खा नहीं सकते। तो कई बार तो डॉक्टर्स को वॉशरूम विजिट्स भी अलाउड नहीं होते हैं और कहा जाता है कि आप डायपर्स पहनिए। इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन भी होती है कि 6 से 8 घंटे तक आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते। और अगर आप सपोज़ इतनी हार्ड ड्यूटी में नहीं भी हैं और आप हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर में हैं, वहाँ पर भी हर सरफेस पे कीटाणु होने का अंदेशा है, तो आपको बहुत सारी बार हाथ धोना पड़ता है, सैनिटाइज करना होता है और आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी किसी कांटेक्ट, आपके किसी कपड़े पर या किसी भी चीज़ पर, पर्स पे आपके ज़रिए आप कीटाणु आप अपने परिवार में तो नहीं ले जा रहे हैं। तो जब आप घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर आप पहली बात तो गाड़ी आपको रोज़ सैनिटाइज करनी होती है अगर आप कार से जा रहे हैं। आपको घर पहुंचते ही चप्पल अपनी बाहर उतारनी है, अपने कपड़ों को चेंज करना है। उन कपड़ों को आप दोबारा नहीं पहन सकते, उसको आप मशीन में गर्म पानी से आपको धोना पड़ेगा और जाते ही एक हॉट बाथ आपको लेना पड़ेगा ताकि आपके शरीर में अगर कोई कीटाणु है तो वो धुल सकें। आप जाते ही अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते, अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते, क्योंकि आपको पहले ये एश्योर करना है कि आप पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड हैं। उस पूरे प्रोसीजर में 1-1.5 घंटा लग सकता है। अब देखिए इतनी हार्ड ड्यूटी, इतनी सारी एहतियातें और इसके साथ आपका वक्त, आपका वो जज्बा, कमिटमेंट कि आप अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, तो इतने नोबल प्रोफेशन पर भी अगर लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं या कहते हैं या बदतमीजी करते हैं कि आप इस सोसाइटी से निकल जाइए या हम आपको किराए पे मकान नहीं देंगे, या फिर उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इनफैक्ट सरकारों ने इसको समझा है, और इसीलिए डॉक्टर्स के लिए होटल्स का, लॉजेस का, गेस्ट हाउसेस का इंतज़ाम किया है ताकि कम से कम उनकी इतनी परेशानी तो बच सके कि उन्हें अपने साथ साथ दूसरों तक इन्फेक्शन फैलाने का डर ना रहे। लेकिन फिर भी ये एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। मैं समझ सकती हूँ कि कोरोना की एंजाइटी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि सब लोग सभी को शक की निगाहों से देखते हैं, और ख़ास तौर पे अस्पताल में काम करने वाले वर्कर्स को, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिक हो, टेक्नीशियन हो, सब लोग शक की निगाह से देखते हैं। कुछ हद तक वो ठीक भी है, लेकिन उनके प्रति दुर्भावना रखना या उनको सहयोग ना करना या उनको बुरा भला कहना, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव वेरी लिमिटेड डॉक्टर्स इन इंडिया। पूरे भारतवर्ष में 11.5 लाख डॉक्टर्स हैं, उसमें भी इंटेंसिव केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स बहुत कम हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। थोड़ी पेशेंस रखिए, ये समय भी निकल जाएगा। इस एपिडेमिक को हम और आप मिलकर मैनेज कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त किसी हाल में रुकता नहीं है, धीरे धीरे गुजरता चला जाता है, लेकिन गुजरता वक्त हर शय को मुतासिर करता हुआ चलता है। यकीन कीजिए कि जब ये वक्त गुजरता है तो कोई शय इस कायनात की ऐसी नहीं है जो इस वक्त से मुतासिर ना होती हो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हम आजकल लॉकडाउन का शिकार थे, अब तो थे कहना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है। लेकिन आपको जब लॉकडाउन था तब भी आपकी क्रिएटिविटी तो जरूर मौजूद थी आपके अंदर, और जहनी तौर पर तो आप बहुत सी चीजें तख्लीक कर रहे थे। खासतौर पर अगर शायरी की बात की जाए
तो शायरी कभी रुकती नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो मुसलसल जारी व सारी है। यानी शोरा हजरात, लॉकडाउन हो या खुले दिन हो या आम दिन हो या कोई खास हमा तन और हमा वक्त शायरी में मसरूफ रहते हैं। पेश खिदमत है कलाम शायर, और आज के हमारे शायर हैं टेक्सास अमेरिका से जनाब तारिक आलम बर्क। जी, ताज़ा गज़ल के साथ ऑल इंडिया रेडियो के सामाईन की खिदमत में हाजिर तारिक आलम बर्क, टेक्सास अमेरिका से। मतलब यूँ अर्ज़ किया कि इस दिल पे इस कदर थी इनायात की बारिश, इस दिल पे इस कदर थी इनायात की बारिश, नज़रो नवाज़िशात व हिजाबात की बारिश। इस दिल पे इस कदर थी इनायात की बारिश, नज़रो नवाज़िशात व हिजाबात की बारिश। और शेर यूँ हुआ कि मौसम का हुस्न और भी आकर निखार दे, मौसम का हुस्न और भी आकर निखार दे, आखिर ठहर गई है गए रात की बारिश। मौसम का हुस्न और भी आकर निखार दे, आखिर ठहर गई है गए रात की बारिश। और सैराब जिससे हो न कोई ज़र्रे खाकी, सैराब जिससे हो न कोई ज़र्रे खाकी, मौला मेरे ऐसी भला किस बात की बारिश, मौला मेरे ऐसी भला किस बात की बारिश। और शेर यूँ हुआ कि फ़ितरत को भी यहाँ नहीं आज़ादियाँ नसीब, फ़ितरत को भी यहाँ नहीं आज़ादियाँ नसीब। होती है सुबह शाम कभी रात की बारिश, होती है सुबह शाम कभी रात की बारिश। और कुछ बेज़मीर कौम को रखते हैं वो करीब, कुछ बेज़मीर कौम को रखते हैं वो करीब, करते हैं बेज़मीरों पे खैरात की बारिश, करते हैं बेज़मीरों पे खैरात की बारिश। और होती थी जब कभी कभी बरसात में बारिश, होती थी जब कभी कभी बरसात में बारिश, कम वक्त हो रही है क्यों दिन रात की बारिश। होती थी जब कभी कभी बरसात में बारिश, कम वक्त हो रही है क्यों दिन रात की बारिश। और मख्ताज करके इजाज़त चाहता हूँ कि मौसम भी था शबाब पर उरियाँ थी चांदनी, मौसम भी था शबाब पर उरियाँ थी चांदनी, ऐसे में बर्क हो गई शुबहात की बारिश। मौसम भी था शबाब पर उरियाँ थी चांदनी, ऐसे में बर्क हो गई शुबहात की बारिश। इस दिल पे इस कदर थी इनायात की बारिश, नज़रो नवाज़िशात व हिजाबात की बारिश। और शेर यूँ हुआ था कि होती थी जब कभी कभी बरसात में बारिश, कम वक्त हो रही है क्यों दिन रात की बारिश। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, निदा फाजली ने कहा था बच्चे के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। सही बात है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इन्हें अपने से अच्छा बनाएं, अपने से बेहतर इंसान बनाएं, एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाएं, एक अच्छा शहरी बनाएं। और इसमें सबसे अहम किरदार, सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है तरबियत का, कि आप बच्चों को कैसे तरबियत दें, किस तरह के गुण उनके अंदर डालें कि वो बड़े होकर मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। इन्हीं तमाम बातों के मद्देनज़र आज हमने मदऊ किया है नई रोशनी पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन जनाब फायज सलीम सिद्दीकी साहब को, जो इस अहम मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाएंगे कि बच्चों की तरबियत किस तौर पर की जाए और उनके अंदर किस तरह के गुण पिरो जाएं कि वो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे शहरी और एक तालीम याफ्ता और बाहुनर इंसान बन सकें। मैं फायज सलीम सिद्दीकी फैजी, चेयरपर्सन नई रोशनी पब्लिक स्कूल, आपकी खिदमत में आदाब व नियाज पेश करता हूँ। मुझे हुक्म हुआ है कि आज बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक कुछ अर्ज करूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि बच्चे किसी भी मुल्क को कौम का बेहतरीन सरमाया होते हैं, क्योंकि आने वाला कल और मुस्तकबिल उन्हीं को देखना होता है, उन्हीं को संभालना होता है और उसकी
पूरी जिम्मेदारियां उन्हीं को उठानी होती हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को जितने बेहतरीन तरीके से अपनी पूरी तवज्जोहात और अपनी पूरी दयानतदारी, अखलाक और मेहनत, लगन और समझदारी से वक्त दें, उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दें, वो उतना ही हमारे मुल्क को, कौम और मिल्लत के लिए सूदमंद और फायदेमंद होगा। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी तालीम और तरबियत के पेश नजर बच्चों की हेल्थ यानी बच्चों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखना चाहिए, हर एतबार से, सफाई सुथराई के एतबार से, उनके सोने जागने के एतबार से, उनके खान पान, उनके ग़िज़ा और उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन, उनकी आदत अतवार, उन तमाम चीज़ों को हम इस तरह से मेंटेन करके चलें कि हमारे बच्चे बेहतरीन सेहत वाले और मजबूत जिस्म वाले हों। क्योंकि जितनी अच्छी सेहत होगी उतना ही बच्चे अच्छी तरह से अपनी अमली ज़िंदगी में अपनी कारकर्दगी और अपनी सलाहियतें बरूए कार ला सकते हैं, अपने तालीम और तरबियत के तमाम उमूर को बेहतरीन तरीके से वो अंजाम दे सकते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे शुरू में जब पैदा होते हैं तो वो फितरत पर पैदा होते हैं। आमतौर से उनकी आदत शुरू से यही होती है कि सवेरे और सोना, सवेरा जागना। ये तो हम अपने माहौल के मुताबिक उनकी आदतें ख़राब कर देते हैं कि देर से सोना या देर से उठना या वक्त बे वक्त सोना और वक्त बे वक्त उठना। हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनकी इस आदत को फितरत के मुताबिक रखें, और ये भी फितरत के तकाजे हैं कि बच्चों को सादा, उम्दा और कुदरती ग़िज़ाएँ खिलाई जाएँ, उनको बेहतरीन ग़िज़ाएँ कुदरती तौर पर ही फराहम की जाएँ, ताकि उनको जिस्मानी नशोनुमा में वो तमाम ग़िज़ाएँ बेहतरीन तरीके से मददगार हों और उनके जिस्मानी कुव्वत के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद हों। एहतियात में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस ज़माने में, हालांकि देखिए सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से फराहम हैं, घरों में, बाज़ारों में बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, उनकी खूब फरावानी है। इसी के साथ साथ हेल्थ के बाद मैं समझता हूँ कि बच्चों में कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस होने का पहलू उजागर करना चाहिए कि बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट हों, सेल्फ रिलायंट हों। ये ऐसा नुस्खा कीमिया है कि जिससे बच्चों के अंदर हिम्मत और हौसला तो पैदा होता ही है, खुद से काम करने की और अपने ऊपर भरोसा करने की उनके अंदर आदत पैदा होती है। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि उन्हें मज़हब और धर्म की तालीम प्रॉपर दी जाए। बच्चों को शुरू से छोटे मोटे काम करने की आदत डाली जाए। ये शुरुआत सबसे पहले तो माँ की तरफ से या वालिद की तरफ से हो सकती है और घर के दूसरे अफराद की तरफ से हो सकती है। इसी दौर के अंदर यही बचपना बच्चों का जो है, इसमें हमें चाहिए कि हम बच्चों के अंदर कैरेक्टरफुलनेस की खूबियों को भी उजागर करें और उनके अंदर अपनी अखलाकी कहानियां सुनाकर, छोटी छोटी बातें बताकर अच्छी बातों की तरफ उनका जहन और दिलो दिमाग को माइल करें और बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरी आदतों से उनके अंदर नफरत और
बुरी बातों से बुराई उनकी तरफ उनके जहन में बैठाएं, ताकि वो उनसे बचने की आदत बचपन से ही अपने अंदर पैदा कर लें। तालीम के लिए जहां ये सब चीजें जरूरी हैं, वहां उनको समाज का बेहतरीन वर्कर या बेहतरीन इंसान या अपने मुल्क अपने शहर का बेहतरीन शहरी बनाने में एक चीज बहुत अहम और बहुत खास है, वो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चों में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इंसान को समाज के साथ ही जिंदगी गुजारनी होती है। उस इंसान को जो वो पढ़ लिख कर काबिल जब बनता है, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील, जज या कारोबारी, बिजनेसमैन या कोई ऑफिसर, तो अगर उसके अंदर समाजी जज्बात, समाज को, इंसानों को लेकर हमदर्दियां, भाईचारे की खूबियां, इखलास, देनदारी, झूठ से बचना, धोखा न देना, किसी को टीस न करना, इरिटेट न करना, किसी को दुख न देना, बल्कि लोगों के साथ हमदर्दी करना, काम आना, इस तरह की खूबियां और इंसानी हमदर्दी वाली बातें उसके अंदर हमें अब इसी बचपन से डालनी होती हैं। उन्हें इन बातों का एहसास दिलाना होता है कि ये भी समाज के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। कामयाब इंसान बनने के लिए मैं समझता हूं कि मेरे 30-35 साल के इस इल्मी खिदमत के तजर्बे में ये 4-5 चीजें बहुत अहम और बहुत खास हैं, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं बच्चों के लिए, जैसे हेल्थ, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट होना, कैरेक्टरफुल होना, पंक्चुअल और रेगुलर होना और सोशियो इमोशनल होना। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे में तालीम के साथ साथ ये खूबियाँ भी हों तो वो समाज का, अपने मुल्क का बेहतरीन इंसान बन सकता है। और मुझे उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआएं हैं कि मेरे मुल्क के हर बच्चे के अंदर ये खूबियाँ पैदा हों। शुक्रिया। और दोस्तों, बात हो रही थी फन की, यानी कि जाहिर है कि लॉकडाउन हो या कैसी भी दिन हो, फनकार जो है अपने अंदर कहीं ना कहीं फन को समोए रखता है और उसका इजहार वक्तन फवक्तन करता रहता है। हमारे सामीन में बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं, बड़े बड़े गुलकार मौजूद हैं, जो अपने फन का वक्तन फवक्तन मुजाहिरा करते रहते हैं और हम वो आपको आपके रूबरू लाते रहते हैं। आज भी हमारे एक सामे जनाब मोहम्मद यूनुस देदी, तारिक रोड कराची वाले हैं, उन्होंने एक नगमा अपनी आवाज़ में हमें इरसाल किया है। हम तमाम सामीन की नज़र कर रहे हैं, ये नगमा समात फरमाएं, लुत्फ लें और बताएं कि तारिक यूनुस देदी साहब ने किस तरह से इस नगमे को परफॉर्म किया है। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियाँ साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। जब कदम भी साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे।
अपने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ करते नहीं ऐसे गुनाह, संग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनू और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, पर के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे।